किसी भी महान कार्य को 3 स्थितियों से गुजरना होता है। पहला उपहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह का आज पहला दिन। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर हो सकती है चर्चा। भारतीय पतन विधेयक 2025 भी विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। राज्यसभा में मणिपुर के बजट से जुड़े 2 अहम बिलों पर होगी चर्चा। गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान संबंधी विधेयक भी सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन। आवासीय परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। श्रमजीवियों के साथ करेंगे बातचीत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में लगभग 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बेंगलुरु मेट्रो रेल की येलो लाइन का उद्घाटन किया। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 32% बढ़कर 891 पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, प्रोजेक्ट लॉयन की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और सोच। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 3,200 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से करेंगे हस्तांतरित। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह का आज पहला दिन। आइए जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए साथ लिए जाएंगे। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय पतन विधेयक 2025 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। राज्यसभा की बात करें तो विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा से पारित रूप में विचार किया जाए और उसे लौटाया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि मणिपुर विनियोग संख्या की 2025 पर लोकसभा से पारित रूप में विचार किया जाए और उसे लौटाया जाए। मणिपुर से संबंधित दोनों विधेयक एक साथ लिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद
सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिली फ्लैट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री अपने आवास परिसर में सिंदूर का एक पौधा लगाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर श्रमजीवियों को संबोधित करेंगे, उपस्थित जन समुदाय से बातचीत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस परिसर में सांसदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई ये परियोजना गृहा 3 स्टार रेटिंग के मानकों और राष्ट्रीय भवन संहिता NBC 2016 के अनुरूप है। पर्यावरणीय रूप से अनुकूल इस भवन में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। उन्नत निर्माण तकनीक, विशेष रूप से एल्यूमिनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक कंक्रीट के उपयोग से परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा और संरचनात्मक दृढ़ता को भी सुनिश्चित किया गया है। ये परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है, जो समावेशी डिजाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रत्येक आवासीय इकाई में लगभग 5000 वर्ग फुट का कॉर्पोरेट क्षेत्र है, जो आवासीय और आधिकारिक दोनों कार्यों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। कार्यालयों, कर्मचारी आवास और एक सामुदायिक केंद्र से सुसज्जित इस परिसर में माननीय सांसदों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से परिसर के भीतर सभी इमारतों का निर्माण आधुनिक संरचनात्मक डिजाइन मानदंडों के अनुसार भूकंप रोधी बनाया गया है। सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और मजबूत सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शहरी परिवहन से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने KSR रेलवे स्टेशन से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही लगभग 7160 करोड़ रुपए की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन और 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो चरण 3 परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो देश के कई राज्यों को जोड़ने वाली है। हम आपको बता दें कि इसमें अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, नागपुर अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। इन नई ट्रेन में यात्रा का समय कम होगा, साथ ही ये कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। इसके साथ ही बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 परियोजना के अंतर्गत RV रोड रागीगुड्डा से बोमा संद्रा तक येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया गया। नम्मा मेट्रो की ये लाइन दक्षिण बेंगलुरु में RV रोड को पूर्व में बोमा संद्रा से जोड़ने वाली है। इसे येलो लाइन के नाम से जाना जाएगा। 19.15 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण 7,160 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है, जिसमें कुल 16 मेट्रो स्टेशन हैं। अनुमान के मुताबिक इस नए रूट पर हर दिन लगभग 8 लाख लोग यात्रा करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु की संस्कृति, लोगों के स्नेह और कन्नड़ भाषा की मिठास की सराहना की। उन्होंने नाद प्रभु कैंपेगौड़ा के विजन को याद करते हुए कहा कि बेंगलुरु आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और न्यू इंडिया का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बेंगलुरु यात्रा है, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय तकनीक और मेक इन इंडिया की ताकत को दिया। साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सफर डिजिटल इंडिया के साथ चलेगा। भारत एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन और अंतरिक्ष तकनीक में आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट, हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। और भारत के इस एडवांसमेंट की सबसे खास बात है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। आप देखिए, आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यूपीआई के जरिए दुनिया का 50% से ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया का 50%। टेक्नोलॉजी की मदद से हम सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। आज देश में 2200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध है। उमंग ऐप से आम नागरिक घर बैठे सरकारी काम निपटा रहा है। डिजी लॉकर से सरकारी प्रमाण पत्रों का झंझट खत्म हुआ है। अब हम एआई पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज में भी निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और इस प्रयास में बेंगलुरु पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 3,200 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से हस्तांतरित करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान PMFBY दावा राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कुल दावा राशि में 1,156 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को, 1,121 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों को,
150 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को और 773 करोड़ रुपए अन्य राज्यों के किसानों को हस्तांतरित किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों के हित में एक नई सरलीकृत दावा निपटान प्रणाली लागू की है, जिसके तहत राज्य के प्रीमियम अंशदान का इंतजार किए बिना केवल केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर दावों का अनुपातिक भुगतान किया जाएगा। खरीफ 2025 सत्र से अगर कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी अंशदान में देरी करती है तो उस पर 12% का जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं तो उन पर भी 12% का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में 9 दिन बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अब तक कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, जबकि आम नागरिकों की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है। 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 10 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सीधे मतदाताओं से 8,341 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनमें योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने की मांग शामिल है। वहीं 46,588 नए मतदाताओं ने 18 वर्ष या अधिक आयु पूरी करने के बाद फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किए हैं। सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण अभी बाकी है। चुनाव आयोग ने रविवार को यह सूचना दी कि बिहार मतदाता सूची का ड्राफ्ट 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने उसमें किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने या हटाने के लिए उससे संपर्क नहीं किया है। ड्राफ्ट 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसके तहत दल और व्यक्ति छूटे हुए पात्र नागरिकों को शामिल करने और उन लोगों को बाहर करने की मांग कर सकते हैं जिन्हें वो अयोग्य मानते हैं। रविवार को विश्व शेर दिवस 2025 मनाया गया। प्रधानमंत्री ने जंगल के राजा एशियाई शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 74वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की थी। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य में विश्व शेर दिवस 2025 मनाया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रोजेक्ट लॉयन की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। केंद्रीय मंत्री ने भारत में शेरों की आबादी में 891 की उल्लेखनीय वृद्धि की प्रशंसा की। 1990 में केवल 284 शेरों से बढ़कर 2025 में इनकी संख्या 891 हो गई है। शेरों की बढ़ती संख्या पर देखते हैं एक विशेष वीडियो। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। Under the visionary leadership of PM Shri Narendra Modi, India's success with the Asiatic lion marks a remarkable 70.36% growth in just 10 years. With Project Lion, we are protecting habitats, engaging local communities, and advancing wildlife healthcare. From 523 lions in 2015 to 891 in 2025, India doesn't just shelter lions, it safeguards their future. This extraordinary rise reflects strong policy, proactive governance, and people's participation. India's lion conservation journey
is about preserving our ecological heritage with pride and responsibility. This World Lion Day, we celebrate India's roar of success, a testament to what decisive leadership and collective effort can achieve. दो से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से देश भर में मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय परिवार को गर्व से भारतीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। इसके तहत एक तरफ तो जम्मू और कश्मीर राज्य में ई रिक्शा चालकों ने तिरंगे के साथ रैली निकालकर इसे सेलिब्रेट किया, तो वहीं सुप्रसिद्ध सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने आर्ट के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर की। देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, प्रत्येक घर तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, प्रत्येक घर तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में बच्चों के साथ रक्षाबंधन का समारोह मनाया। इसकी कुछ झलकियां उन्होंने साझा भी की हैं। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के प्रति उनके निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए आभार भी व्यक्त किया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस खास वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मैं तो मुझे भाई वाली राखी लाई हूँ पीएम के लिए। मैं तो मोदी अंकल के लिए पीकॉक वाली राखी लाई। मेरे साथ हाथ बनाएंगे। अच्छा, ओहो, हाथ मिला सकते हो? हाथ मिलाना है। आप मेरा आई कार्ड से देख लो, मेरा नाम यहाँ पे है। सबसे ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। शाबाश। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मिला देश के नेता से सम्मान, रक्षा का धागा, विश्वास की डोर, दिल से निकलता है बस एक ही शोर, जय हिंद। आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनना है। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भारत के आप हो चंदन। नई सोच नई राह दिखाई, आशा की नव किरण जगाई। स्वच्छ भारत की ज्योति जलाई, जन आवाज से खुशहाली आई। मन की बात, जन जन की आवाज, आप सपा के प्रधानमंत्री हुआ आज राष्ट्र को नाज। उज्ज्वल आकर दीप जलाया, हर घर चूल्हा तब जल पाया।
अटल पेंशन और जीवन ज्योति, हर नागरिक का भविष्य मोती। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया से हर युवा को मिला आत्मबल। ऑपरेशन सिंदूर से शौर्य दिखाया, दुश्मन को भारत का जौहर दिखलाया। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भाल के आप हो चंदन, भारत भाल के आप हो चंदन। धन्यवाद। ये सारी योजनाएं आपको याद है? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। हम आभार से आए हैं, उन्नत मन गर्व से छाए है। जब भी कभी कोई संकट सामने आया, सिंदूर की तरह स्नेह लुटाया। आपने बेटियों को लौटाया उनका घर, अब ना कोई डर ना कोई सफर। हमारे देश में एक है ऐसा कर्म योगी जिसकी मिसाल कहीं नहीं होगी। बहुत बड़ी राखी लाई हो। हाँ, सुना आपके पास नंदी और गंगा है। हाँ, तुम्हें मालूम है? शाबाश, ये बहुत बढ़िया किया। उनकी राखी में मैंने उनकी नंदी जी की फोटो लगाई थी, तो वो खुद बड़े शौक से थे कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे पता। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने किसी बड़े से बात कर रही हूँ जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इतने बड़े दुनिया का संभाल लेते हो। नहीं, आप लोग संभालते हैं। आप हमारे वॉरियर सेवियर दोनों। मैंने पीएम से बोला, वो हमारे सबसे बड़े सेवियर वॉरियर हैं और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। दुनिया की सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। News headlines. The Delhi government has opened 33 Ayushman Arogya Mandir to improve healthcare. बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी बन के आई हो। मैं जब छोटी थी तो मेरी विश यही थी कि मुझे एक बार पीएम से मिलना है। आज मेरी विश पूरी हो।